जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 11। दोस्तों इसके पहले हम लोग 10 लेक्चर देख चुके हैं जो आपका पेपर नंबर 1 इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से संबंधित है। ये 10 जो वीडियो बने हुए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाएंगे तो हम लिंक दे रहे हैं और वहाँ से जाकर के सारे 10 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका टॉपिक वाइज तैयारी जो इस चैनल का सपना है वो पूरा होगा। आइए 11 नंबर जो वीडियो आपका होगा, आज का जो ये वीडियो होगा वो टॉपिक आज का क्या है तो शारीरिक विकलांग बालक। दोस्तों यहाँ पर विकलांग शब्द तो लिखा हुआ है, लेकिन इस समय जो 2016 एक्ट बना दिव्यांग बच्चों के लिए, जो 2016 एक्ट बना है, इसमें दिव्यांगता के प्रकार को 21 प्रकार के दिव्यांगता को बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो जो विकलांग शब्द है ये उसको दिव्यांग नाम से पुकारा जाना है, यानी विकलांग अब न कह करके आपको दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं जो शारीरिक दिव्यांग बालक हैं उसके अंतर्गत शारीरिक दिव्यांग किसे बोलते हैं, शारीरिक दिव्यांग बच्चों के प्रकार, परिभाषा इत्यादि को हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर शारीरिक विकलांग या दिव्यांग बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शारीरिक विकलांग बालक या शारीरिक दिव्यांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो इम्पेयर्ड, उसके बाद हम लोग सुबह एक वीडियो देखे जिसमें देखे हम लोग क्षति यानी इम्पेयर्ड, उसके बाद देखे कि अक्षमता देखे थे हम लोग, इम्पेयर्ड देखे क्षति, उसके बाद अक्षमता हम लोग देखे थे, अक्षमता यानी डिसेबिलिटी, उसके बाद हैंडीकैपेड यानी हैंडीकैप देखे थे। हैंडीकैप का मतलब होता है कि क्षति और अक्षमता के कारण जो हम अपने कार्य को करने में बाधित हो जाते हैं और समाज में अपने आप को अपना काम नहीं कर पाते हैं, वही डिसेबिलिटी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम सुबह आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताए थे कि जैसे हमारा हाथ कट गया तो वो हमारा हाथ क्षति हो गया, और हाथ मान लीजिए कि गिलास रखा हुआ है और हाथ हमारे पास है नहीं, गिलास को हम पकड़ नहीं पाएंगे तो ये अक्षमता हो गया यानी डिसेबिलिटी हो गया। और हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, अपने कोई भी काम को कर नहीं पा रहे हैं, ये आपका हैंडीकैप हो गया। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शारीरिक विकलांग बालक में फिजिकली हैंडीकैपेड चिल्ड्रन, इसमें है कि चालना का यह कथन सिद्ध करता है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के कार्य व विकास को प्रभावित करता है। विकलांगिक अक्षम अथवा अपंग बालक शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। यह विकलांगता के कारण सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण उनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है तथा वे अपने आप को अन्य बालकों से हीन समझने लगते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, हम सुन नहीं पाएंगे तो हम क्या होगा। आप खुद सोचिए कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो काम को सामान्य बच्चों के तरीके से काम को जब नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंदर हीन भावना हो जाती है और वो समाज से कटे हुए रहना शुरू कर देते हैं और समाज से वो धीरे धीरे कट जाते हैं और अपने आप को पिछड़ा बना लेते हैं। लेकिन जो इस समय का युग है, इस समय दिव्यांग बच्चों को अनेक प्रकार से पढ़ाने का जरिया, उनको टीएलएम इत्यादि बहुत सारे सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर देखेंगे 2 परिभाषा आपका है फिजिकली हैंडीकैपेड यानी शारीरिक दोष बालकों के संबंध में। यहाँ 2 परिभाषाएं आप लोग लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। पहला है क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है। दोस्तों शारीरिक दोष अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि शारीरिक दोष के वर्गीकरण, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखेंगे। तो ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक कह सकते हैं। ठीक है, ये क्रो महोदय के अनुसार है। वही
एडगर महोदय, एडगर बोलते हैं कि एक बालक शारीरिक दोष से ग्रस्त है, उसमें हीनता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि व प्रसन्नता मिलती है। वह इसकी क्षतिपूर्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। इन सब से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है जो उसके शारीरिक दोषों के कारण है। ठीक है, तो ये आपका एडगर डेल के महोदय, एडगर के अनुसार है। ठीक है, अब देखेंगे कि विकलांग, ये नेक्स्ट जो पॉइंट होता है आपका, यहाँ पर देखिए हम विकलांग लिखे हैं लेकिन इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, आपको हम बताने का मतलब देखिए यहाँ अपंग भी शब्द आया है, विकलांग आया है, अक्षम आया है, तो इसमें सब जगह अब ये विकलांग, अंधा, लंगड़ा, लूला इत्यादि ये शब्द आपको कहना वर्जित हो गया है। किसके अनुसार? तो ये 2016 एक्ट बना है दिव्यांग बच्चों से संबंधित, ये कहता है कि आप विकलांग, अक्षम, अपंग, लंगड़ा, अंधा इत्यादि आप नहीं कह सकते, नहीं तो आप पर केस हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे विकलांग, अक्षम, अपंग बालक का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। दोस्तों PWD एक्ट, ठीक है, PWD एक्ट अधिनियम के तहत एक विकलांग व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निम्नलिखित में से किसी भी अक्षमता का 40 या 40 से अधिक, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है और वो एक आंख से देख रहा है और एक आंख से वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, यानी एक आंख से वो बिल्कुल नहीं देखता है और एक आंख उसका सही है, तो इस स्थिति में उसको 30% का दिव्यांगता दिया जाता है। लेकिन दिव्यांग तो हो जाता है, दिव्यांग है, लेकिन उसको जो लाभ मिलने वाली सुविधा है वो लाभ उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि लाभ, कोई भी लाभ लेने के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत आपका 40 होना चाहिए या 40 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर कोई भी दिव्यांग बालक, जैसे होता है ना कि किसी का अंगुली कट जाता है, इतना कट जाता है तो उसको 10% मिल जाता है, किसी का अंगूठा कट जाता है 20%, 30%, 40%, तो विकलांगता का प्रतिशत अगर आपका 40% से कम रहेगा तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। विकलांगता का प्रतिशत 40 हो या 40 से अधिक प्रमाण पत्र अगर बना है तो आपको वो कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, रेलवे में पास के लिए अलग विकलांगता होना चाहिए, यानी विकलांगता का मतलब परसेंटेज, उसका अलग अलग परसेंट पर अलग अलग लाभ हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो PWD एक्ट है 2019 से, ये देखिए एक सेकंड, जो ये PWD अधिनियम है उसके अनुसार दिव्यांगता के जो प्रकार है वो 7 प्रकार के हैं। पहला है अंधापन, ब्लाइंडनेस, तो जो दोनों आँख से बिल्कुल अंधे बच्चे होते हैं उनको हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी अंधापन बोलते हैं। कम दृष्टि यानी लो विजन, मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा जो इसको एक आँख से पूरा दिखाई देता है, एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उसको लो विजन हम लोग बोलते हैं। या मान लीजिए कि दोनों आँख ठीक है, उसको थोड़ा कम दिखाई देता है तो उसको हम लोग लो विजन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुष्ठ रोग, ठीक है, ठीक हो गया हो, यानी कुष्ठ रोग जिसको हुआ है वो भी रखा गया है। उसके बाद श्रवण दोष, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको रखा गया है दिव्यांगता की श्रेणी में। उसके बाद लोकोमोटर विकलांगता, यानी चलने में, मान लीजिए कि पैर में दिक्कत हो, हाथ में दिक्कत हो, तो इनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। चलने फिरने में जिसको दिक्कत हो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। मानसिक मंदता, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्कूल में आप लोग देखे होंगे या बहुत जगह देखे होंगे कि कोई बच्चा होता है, उसको लाख आप कोशिश कर लीजिए, कितना हो पढ़ाइए, कितना हो पढ़ाते पढ़ाते आप थक जाइएगा, तभी भी वो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, तो बच्चे मानसिक मंद बच्चे होते हैं। और मानसिक बीमारी एक मानसिक बीमारी होती है जिसके कारण मानसिक बीमारी को तो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो मानसिक बीमारी जो होती है उसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे, एक बात यहाँ पर और आप लोगों को बताएंगे, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो 2016 जो एक्ट बना है RPD एक्ट, ये 2016 में इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आपसे क्वेश्चन CTET, UP TET, B TET कोई भी अगर उस तरीके से दे रहे हैं तो पूछ सकता है समावेश
जैसे शिक्षा का। तो इसमें है कि RPWD एक्ट जो बना है वो 2016, ठीक है, 2016। तो ये पूछ देगा कि RPWD एक्ट किस वर्ष बना है, तो 2016 में बना है। किसके लिए बना है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए एक कानून पास हुआ। अगर ये भी पूछ देगा कि 21% की दिव्यांगता किस कानून के अंतर्गत पाया जाता है या किस कानून में बताया गया है, तो RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार के दिव्यांगता बताया गया है। उसके बाद इसमें 4%, 3% से 4% जो नौकरी में आरक्षण का लागू किया गया। तो ये कब किया गया, तो RPWD एक्ट 2016 में किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे विकलांग, अक्षमता, लंगड़ा, लूला इत्यादि नहीं कहना है या दिव्यांग शब्द का जो आविष्कार कर लीजिए या लागू कर लीजिए, तो वो भी आपका RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत ही लागू किया गया है। इतना सारे, इसके अलावा अगर हम कहें तो एक बात और है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपका RPWD एक्ट 2016 में ही लागू किया गया है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, RPWD को क्या बोलते हैं, RPWD, ठीक है। तो R से मतलब हो गया राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, एक्ट 2016। इसका हिंदी आपका है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कुल 21 प्रकार के दिव्यांगता है। इस एक्ट के तहत दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए 40% की विकलांगता या दिव्यांगता होनी चाहिए। 6 से 18 आयु वर्ग के सभी विकलांग बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना यानी अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत बहरा, ठीक है। देखिए, शारीरिक दिव्यांगता का मतलब क्या हो गया, जो हमारा शरीर है, शरीर में दिव्यांगता के प्रकार या वर्गीकरण अगर हम लोग देखें तो ये जो बहरा होता है, जो सुन बोल नहीं सकता है, गूंगा है बोल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, हकलाना, ठीक है, होता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत पा 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 ऐसे करके बोलते हैं, यानी हकला करके या रुक करके बोलते हैं, उसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। किसी का हाथ पैर का न होना, इसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। शरीर के किसी अंग में लकवा मार जाना या किसी अंग का कम होना आदि शारीरिक विकलांगता या दिव्यांगता के प्रकार हैं। शारीरिक विकलांगता से ग्रसित बालक वांछित क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये जो 21 प्रकार के विकलांगता है, दिव्यांगता है, इस पर हम एक आपको वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, किसी न किसी दिन एक वीडियो देंगे जिसमें कि 21 प्रकार के दिव्यांगता को पूर्ण रूप से हम लोग केवल पढ़ेंगे कि कौन कौन से दिव्यांगता को 2016 एक्ट के अंतर्गत रखा गया है और क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका शारीरिक दिव्यांग बालकों की शिक्षा एवं शैक्षिक प्रावधान। दोस्तों, जो मान लीजिए कि शारीरिक दिव्यांग बालक हैं, उनको शिक्षा का शैक्षिक प्रावधान सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा याद देखिएगा कि ये दिव्यांग बालकों के विकास के लिए हमें उनकी विशेष शारीरिक अपंगता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी अनुरूप विशेष ध्यान, पालन पोषण, शिक्षा और मार्गदर्शन देना चाहिए। अतः हम निम्न उनकी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का दोनों पैर नहीं है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपके गांव में कोई लड़का है और लड़के का दोनों पैर नहीं है, तो उसके लिए हम शिक्षा के अंतर्गत देखेंगे व्यवस्था क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इस समय का जो विद्यालय बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ये समावेशी क्लास बन रहा है। उसमें रैंप बन रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम में अपना रैंप बन रहे हैं, उसके बाद छड़ लगा रहता है इत्यादि, यानी दिव्यांग बच्चों के सारे सुविधा को देखते हुए विद्यालय के ढांचा का यानी बिल्डिंग का भी निर्माण, आउट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है।
तो इसमें हम लोगों को उस बच्चे को व्हील चेयर उपलब्ध करा देंगे, ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि सुनने बोलने में जिसको दिक्कत है उसको कान का मशीन हम उपलब्ध करा देंगे, देखने में जिस बच्चे को समस्या है उसके लिए हम लोग अगर ग्लास से देख सकता है, शीशा चश्मा से देख सकता है तो वो उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो अभिभावक के द्वारा उसको हम लोग स्कूल भेजना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक हैं उनके लिए शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत पहला जो हेडिंग है पाठ्यक्रम। दोस्तों, पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है उस पाठ्यक्रम के निर्माण में अब आपको हम बता ही दे रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा, जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो कानून बन गया 2016 RPWD एक्ट, तो उसमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें देखना है कि उसमें दिव्यांग बच्चे भी बैठेंगे, यानी सभी प्रकार के दिव्यांग उसमें पढ़ेंगे। तो क्लास 8 का अगर पाठ्यक्रम हम निर्माण कर रहे हैं तो उसको हमें एडाप्ट करना होगा। विजुअल इम्पेयर्ड यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो मानसिक मंद बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। सबको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण हमें करना होगा। दोस्तों, शारीरिक अपंग बालकों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे क्रियाकलापों में सामान्य बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते। अतः पाठ्यक्रम बनाते समय निर्माता को अपंग बालकों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। सही बात है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो हेडिंग है ये क्या कहता है, तो शारीरिक अपंगता के अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन। तो अब हम यहाँ पर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसका शैक्षिक अपंगता के अनुरूप हमें चयन करना है। शारीरिक विकलांग बालक को उनके अनुसार बनाए गए शैक्षिक पाठ्यचर्या एवं कार्यक्रम से शिक्षित करना चाहिए। जैसे यदि किसी बच्चे का हाथ कटा हुआ है और दूसरे बच्चे के दोनों पैर कटे हुए हैं तो दोनों के लिए एक समान शैक्षिक कार्यक्रम की रचना करना गलत निर्णय होगा। मान लीजिए कि किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा हुआ है और आप पाठ्यक्रम एक तरीके से बना दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारे क्लास में हाथ कटे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, पैर कटे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका आँख कान नहीं है वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका हेडिंग हो जाता है तीसरा, वो है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो शारीरिक रूप से अपंग बालक को अगर विद्यालय जीवन से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाए तो एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बेरोजगार नहीं रहेंगे। दूसरी, उनकी भी सोच भी सामान्य बालकों के समान विकसित होने लगेगी। ठीक है, अब विशेष अध्यापकों की नियुक्ति। दोस्तों, विशेष अध्यापकों की नियुक्ति अगर देखा जाए तो सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सामान्य जो बीएड करते हैं तो आप सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन जो स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएड जो करता है वही विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं, तो उनकी नियुक्ति होना अनिवार्य है, होना चाहिए। दोस्तों, अब तो कानून भी पास हो गया है कि हर एक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति होना जरूरी है। ठीक है, तो विशेष अध्यापकों की नियुक्ति। तीसरा है विशेष कक्षा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हमारे कक्षा में वीआई बच्चे हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, यानी दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो उसके लिए विशेष कक्षा का निर्माण करना चाहिए। कुछ दिव्यांग बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपन्न शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। उसी विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। कभी कभी उन्हें कुछ समय के लिए ही विशेष कक्षा में रखा जाता है, बाद में नियमित कक्षाओं में बैठाकर वे अध्ययन करते हैं। दोस्तों, एकीकृत शिक्षा जो था, एकीकृत शिक्षा हम लोग पढ़े थे, वो एकीकृत शिक्षा यही कहता है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, अगर एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा आप नहीं देखे हैं ये वीडियो, तो हम वीडियो बनाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप चाहें तो
वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए विशेष विद्यालय। दोस्तों विशेष विद्यालय अगर देखा जाए तो विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा विशेष बालकों को विशेष TLM यानी शिक्षण सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाता है, वही विशेष विद्यालय। यानी अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है, विद्यालय में गूंगे बहरे जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनको हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, इन बच्चों के लिए अगर स्पेशल विद्यालय है कहीं तो वहाँ पर केवल स्पेशल टीचर होंगे, स्पेशल बच्चे होंगे, स्पेशल TLM होगा, यानी सब कुछ विशेष होगा। ठीक है। अब देखेंगे कि 7वां नंबर पर जो है आपका प्रेरणा एवं दृढ़ निश्चय भरना। तो इसमें दिव्यांगता मनुष्य को बुरी तरह से तोड़ के रख देता है, फलस्वरूप ये अपने जीवन से काफ़ी निराश रहते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि इनको विशेष कहानियों और उपदेशों से इनका मनोबल समय समय पर बढ़ाते रहें, जिससे कि यह बच्चे अपने अंदर हीन भावना न करें। ठीक है। 8वां नंबर पर आ जाता है शारीरिक दक्षता विकसित करना। दोस्तों ऐसे बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये अपनी शारीरिक दिव्यांगता पर विजय प्राप्त कर सके। जो अंग उनके प्राप्त नहीं है, अगर उन अंगों को कृत्रिम तरीके से विकसित किया गया है तो उस अंग के प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए ताकि वह अंग सामान्य अंगों की तरह काम करना शुरू कर दे। अगर दोनों हाथ कटे हैं या पैरों को इस तरह विकसित करना कि हाथों की कमी महसूस न हो। यानी कहने का मतलब है शारीरिक दक्षता विकसित करना। मान लीजिए किसी बच्चे का पैर कटा हुआ है, ठीक है, किसी बच्चे का पैर कटा हुआ है तो उसको ऐसा प्रशिक्षित देना कि वो पैर का काम भी हाथ से कर सके। यानी आप लोग देखे होंगे या सुने भी होंगे दोस्तों कि जिन बच्चों का हाथ कटा रहता है ना, जिन बच्चों का हाथ कट जाता है, नहीं रहता है, वो बच्चे पैर से अपना लिखते हैं। बहुत जगह आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुन लीजिए। हम देखे हैं इस तरीके से कि जिन बच्चे का हाथ नहीं रहता है वो बच्चे अपने पैर से लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो अपने मुंह में पेन को रख करके मुंह से ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमें शारीरिक दक्षता विकसित करने का मतलब ये हो जाता है कि जिन बच्चों का अंग विक्षिप्त है, कटा हुआ है, नहीं है, उसको दूसरे अंग के अनुसार उसको प्रशिक्षित कर देना कि उससे वो अपना काम चला सके। अब यहाँ पर देखेंगे चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। अगर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। जैसे मान लीजिए कि कई ऐसे विकलांग बालक होते हैं जिन्हें कृत्रिम शारीरिक अंग का उपकरण लगाकर उनकी अपंगता का निदान कर सकते हैं। जैसे कृत्रिम हाथ या पैर का इस्तेमाल करना या व्हील चेयर प्रदान करना, जिसके कारण वे भी स्वस्थ बालकों की तरह कार्य कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पैर नहीं है और उसको व्हील चेयर हम दे देते हैं तो वो एक सामान्य बच्चे की तरह पर डे अपना व्हील चेयर लेकर के स्कूल आना जाना शुरू कर देगा। किसी बच्चे का हाथ नहीं है तो कृत्रिम यानी बनावटी हाथ लगा करके उसको हाथ की सुविधा को हम लोग मुहैया करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है उपचार की सुविधा। दोस्तों ऐसे बालक जिसे विद्यालय में पढ़ते हैं और इनकी व्यवस्थित तौर पर समय समय पर चिकित्सक देख रेख होते रहना चाहिए। उपचार के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित होने पर उपस्थित दर्ज में छूट दी जाए और इस दौरान उसका शिक्षा संबंधी नुकसान हुआ हो तो उसकी पूर्ति विशेष कक्षा द्वारा बराबर की जानी चाहिए। यानी जो उपचार की सुविधा है इसमें बच्चों को छूट देनी चाहिए। अब देखिए पुनर्वास योजना। तो दोस्तों पुनर्वास का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आई, ठीक है, किसी राज्य में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद घर द्वार बह गया, खेत बाड़ी सब कुछ बह गया और फिर से जब दोबारा उसका हम लोग निर्माण करते हैं वही पुनर्वास होता है। तो दोस्तों किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई मानसिक है, कोई देख नहीं सकता है, तो उनका पुनर्वास योजना के अंतर्गत उनको हमें ऐसा बनाना है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके तरीके से उनको भी हम लोग मुख्य धारा में जोड़ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विकलांग बालक समाज में मात्र दया का पात्र बनकर न रह जाएं, अतः इनके लिए अपंग बालकों उनकी प्रतिभाओं और योग्यता को जानकर उनको उस क्षेत्र में बढ़ाकर समाज में सम्मान दिलाना चाहिए जिससे उनका पुनर्वास हो सके। ठीक है। अब
इसमें ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपका होगा विरूपित अपाहिज अपंग बालक यानी हैंडीकैपेड चिल्ड्रेन। दोस्तों हैंडीकैप हम समझ चुके हैं, यानी हमारा हाथ कट गया तो क्षति हो गया, हाथ कटने के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम अपंग हो गए, ठीक है, अपाहिज हो गए, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ एवं परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, ये सारे के सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि इस चैनल पर आप रहेंगे तो टॉपिक वाइज आपकी तैयारी पूर्ण हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।